हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जो पावर है अरेस्ट करने की, उसको कहीं ना कहीं लिमिट किया है। क्या केस है, क्या बैकग्राउंड है केस का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या कहता है, क्या की हाईलाइट्स हैं इस जजमेंट के, देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में कुछ चीज़ें जो रिवाइज करनी है, विल बी सीइंग देम। आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस इन द prelims and the main practice question which would be based on this topic. So let's start. वाई न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसको अलाउ नहीं है कि ये जो सेक्शन 19 है पीएमएलए का, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसके अंडर ये लोगों को अरेस्ट करे। नाउ जो केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तब आया जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जिसने एक प्री अरेस्ट बेल को डिनाई कर दिया था। मल्टीपल बहुत सारे से एक्यूज थे वहाँ पे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से केस से जुड़े हुए, तब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया। अब अगर हम इस केस के बारे में बात करेंगे तो ये करंट जजमेंट जो है, ये अपील फाइल की थी, बेसिकली अपील फाइल की थी तरसीम लाल ने ईडी के अगेंस्ट। और यहाँ पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट जो हैं, यहाँ उनको चैलेंज किया गया था कि यहाँ पे उनको एंटिसिपेटरी बेल जो है वो डिनाई कर दी गई। जो क्वेश्चन हैं लॉ के इस केस में ये थे कि वेदर एक एक्यूज्ड जो अपीयर हो रहा है एक स्पेशल कोर्ट में अपने समन्स के साथ, क्या वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है जो रेगुलर प्रोविजंस होते हैं सीआरपीसी उसके तहत। अगर ऐसा है तो वेदर ऐसी जो बेल है, क्या ये सेटिस्फाई करेगी जो दो कंडीशंस होती हैं पीएमएलए के अंदर, सेक्शन 45 के अंदर भी। तो ये यहाँ पर चीज़ है कि क्या समन होने के बाद उसे बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब यहाँ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात आती है। ये जो एक्ट है इसको जनवरी 2003 में एनेक्ट किया गया था। इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कि जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग है उसका प्रिवेंशन और उसका कंट्रोल यहाँ करने में ये हेल्प करती है। प्रॉपर्टी जो भी अटैच्ड होगी उसको कॉन्फिस्टिकेट करने के लिए, सीज करने के लिए, जो भी लॉन्डर्ड मनी से यहाँ प्रॉपर्टी जो ली गई है उसको ये सीज करने में हेल्प करती है। मोर ओवर और भी डील करने के लिए, और भी किसी इशू से रिलेटेड जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, कोई ज्वेलरी हो, कोई और भी कुछ चीज़ें हो, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो, ये सारी चीज़ें हैं। जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, ये डिफाइन करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है वो ऐसा है कि whosoever directly or indirectly attempts to enlarge or knowingly assists or knowingly is a part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and protecting it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering. So this is the definition which have been provided. Now ये जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया था प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2009 में, देन अगेन 2012 में इसको अमेंड किया गया था। मोस्ट रिसेंटली पीएमएलए जो है इसको अमेंड किया गया था, जो फाइनेंस एक्ट 2015, फाइनेंस एक्ट 2018 और फाइनेंस एक्ट 2019 का आया है। अगर हम इस जजमेंट की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन जिसको एक स्पेशल कोर्ट समन कर रहा है पीएमएलए के अंडर, ये इसको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है ये कस्टडी में फिलहाल नहीं है, हेंस उसको बेल के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कंडीशंस के लिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ देता है। जजमेंट लिमिट करता है ईडी की पावर को अरेस्ट करने के लिए जब स्पेशल कोर्ट इसका कॉग्नाइंस ले लेता है किसी भी केस का। बेंच ने कहा कि ईडी को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा अगर उसको उस इंसान की कस्टडी चाहिए तो, एक बार अगर वो कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो। सेंट्रल एजेंसी जो है उसको स्पेसिफिक ग्राउंड्स भी शो करने पड़ेंगे जो कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन को नेसेसिएट करती हैं। स्पेशल कोर्ट ने ये रिक्वायर कर सकता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है ये जो बॉन्ड एक प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ सेक्शन 88 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर है, सेक्शन 88 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर है, ये कोर्ट ऑफिसर को पावर देता है कि वो एक पर्सन को एक बॉन्ड साइन करवा सकते हैं अपीयरेंस के लिए कोर्ट पे। बॉन्ड जो है ये विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बॉन्ड सेक्शन 88 के अंदर आता है ये बस एक प्रॉमिस होता है कि हाँ हम कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे, और ये एक अंडरटेकिंग होती है। हेंस एक ऑर्डर इस बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हुए सेक्शन 88 का ये बेल के लिए अमाउंट नहीं करता है। हेंस जो दो कंडीशंस हैं सेक्शन 45 की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती। फर्दर मोर जजमेंट ने ये कहा कि जो एक्यूज्ड है जो अपीयर हो रहा है किसी भी स्पेशल कोर्ट में अपने समन के साथ, तो उसको पर्सनल अपीयरेंस के लिए फ्यूचर में नहीं आना पड़ेगा। उसको पर्सनली अगर वो एक बार उसको समन, उसने बॉन्ड साइन किया और फिर वो श्योरिटी के साथ कोर्ट में आ गया, उसको अगली बार यहां नहीं आना पड़ेगा फ्यूचर में। ये यहां कुछ चीजें आई हैं। मोरओवर ऑन द अदर हैंड,
अगर एक्यूज जो है वो अपीयर नहीं होता है, जिसको भी समन्स जो दिए जाते हैं, तो स्पेशल कोर्ट एक बेलेबल वारंट इशू करेगा उसके खिलाफ, और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा। नाउ ईडी जो है ये एक पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन एक्यूज शो नहीं कर सकती जब ईडी कंडक्ट करना चाहती है फर्दर या फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन को, जो कि सेम ओवेंट्स को कंसर्न करते हैं। तो ये एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है जो कि एक एक्यूज्ड की तरह शो अभी नहीं हुआ है उस जो कंप्लेंट फाइल है उसमें। सो ये इससे जुड़ी चीज़ें हैं। सेक्शन 19 जो पीएमएलए का है ये डील करता है जो प्रोसीजर हैं, जो अरेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर वगैरह हैं, वो सेक्शन 19 इसका डील करता है। नाउ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करेंगे तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये उसके अंडर आता है। नाउ ये जो है ये फोकस करता है इकोनॉमिक क्राइम्स पे, इसका क्रिएशन है। एम था कि जो ग्रोइंग कंसर्न है इकोनॉमिक क्राइम्स का, फाइनेंशियल फ्रॉड्स था उनके लिए, इनिशियली इसको 1973 का जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है वहां से इसको लिंक किया गया। ईडी का जो रोल है ये एक्सपेंड किया गया, इंक्लूडिंग एक इसमें ब्रॉडर रेंज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस दिए गए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, स्मगलिंग है। इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये इन लॉज में वर्क करता है। सबसे पहला जो इसमें जो लॉ आता है दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फीमा एक्ट 1999 भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक्ट जिसके अंदर ये वर्क करता है उसमें है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 में ये एक्ट आया था। देन आता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट विच इज द एक्ट ऑफ 2018। ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जैसे विजय माल्या वगैरह, नीरव मोदी, इनके लिए था। नाउ जो रोल है ईडी का पीएमएलए 2002 से रिलेटेड, ईडी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीएमएलए के प्रोविजंस को जो है वो एनफोर्स कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करके। नाउ यहां पर एक चीज और है, ट्रेस करने के लिए जितने भी एसेट्स होते हैं जो उस क्राइम से जुड़े हुए हैं, पोटेंशियली अटैच प्रॉपर्टी जो है, इंश्योर करना कि जो ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन है ये उस जो प्रॉपर्टी है उसका कॉन्फिस्टिकेशन भी हो सके एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा। अगर हम इसकी पावर्स की बात करेंगे ईडी की, तो जो डायरेक्टर है उसके पास सेम पावर है जैसे कि एक सिविल कोर्ट की होती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग जब वो डील करते हैं कुछ मैटर जैसे कि जहां डिस्कवरी है, इंस्पेक्शन है, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को एनफोर्स किया जा सकता है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स जो एक रिपोर्टिंग एंटिटी के हो सकते हैं। मोलओवर यहाँ प्रोडक्शंस जो रिकॉर्ड के होते हैं उनके लिए यहाँ कंपेल किया जा सकता है, एविडेंस रिसीव कर सकती है एफिडेविट्स पे। यहाँ कमीशंस जो हैं जो इशू कर रहे हैं विटनेस एग्जामिनेशन के लिए, डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए, बाकी प्रेस्क्राइब मैटर पे काम कर सकती है। ये जो पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनफोर्समेंट के लिए। इसकी समनिंग अथॉरिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये समन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे या प्रोसीडिंग्स के टाइम पे, अगर वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वहां हो रहा है। जो समन्ड इंडिविजुअल है इसको इन पर्सन ही यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ऑथोराइज्ड एजेंट जो हैं इनके वो यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं एंड जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। ईडी की जो अरेस्ट अथॉरिटी है सेक्शन 19 ईडी को अलाउ करता है ऑफिशियल्स को कि इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर सकते हैं। ये जो अरेस्ट हैं ये उन मटेरियल पर बेस्ड होने चाहिए जो उसके पोजीशन में है, जो लीड करें कि पर्सन ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक कोई ऑफेंस किया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है, रीजन जो अरेस्ट के हैं इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए राइटिंग में, जो ग्राउंड्स हैं यहाँ अरेस्ट के ये जो एज सुन एज पॉसिबल ये बता देने चाहिए, कम्युनिकेट कर देने चाहिए उस व्यक्ति से। जो टाइम लिमिट है प्रेजेंटेशन का, कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसको एक डेजिग्नेटेड कोर्ट के सामने लाना चाहिए, वो भी 24 आवर्स के विद इन। ये यहाँ कुछ चीजें हैं। प्रिवेंशन ऑफ ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वहां से एक्सेप्शन है, जो 24 आवर का प्रेजेंटेशन है रिक्वायरमेंट ये अप्लाई नहीं करेगा अगर स्पेसिफिक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज यहाँ लगाए गए हैं। बेल प्रोविजंस भी आते हैं पीएमएलए 2002 के अंदर। पीएमएलए कंसीडर करता है जो बेल की कंडीशंस हैं उनको, अगर कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट मिलता है क्रिमिनल लॉ को, जो फंक्शन करता है प्रीजम्पटिव इनोसेंस होती है उस एक्यूज्ड पर्सन की, तो पीएमएलए रिक्वायर करता है कि एक्यूज्ड जो है कि वो गिल्टी नहीं है, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा बेल रिसीव करने के लिए। ये यहाँ कुछ चीजें हैं। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्टेटस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आफ्टर स्पेशल कोर्ट टेक cognizance of PMLA complaint, the ED can arrest an accused only if the accused fails to appear after summons is issued, the accused violates the term of a bond furnished under CRPC section 88, the ED can demonstrate specific grounds requiring custodial interrogation. Okay, we already have the answer. The accused applies
for bail under the regular CRPC provision. So this was the answer related to this. Now we have today's main practice question. The question says examine the implications of the recent Supreme Court judgment limiting the enforcement of directorate's power to arrest an accused under the Prevention of Money Laundering Act once a special court has taken cognizance of the complaint. Analyze how this ruling balances the need to uphold personal liberty and fight against money laundering while also discussing its potential impact on judicial process, enforcement directorate's operations, and overall efforts to combat the financial crimes in India. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.